डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका से साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। इसका उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक की सुंदरता ने लेखिका पर ऐसा जादू कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ और अर्थहीन लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। प्रश्न 2 है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, गंतोक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी अत्यंत परिश्रम करते हैं, इसीलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। प्रश्न 3 है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर है, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी हुई 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता। वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। इसका उत्तर है, जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ इस प्रकार दी। सिक्किम में गंतोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूलों से लदी वादियाँ हैं। किसी बुद्ध के अनुयायी की मृत्यु होने पर शांति और अहिंसा के मंत्र लिखे हुए ये श्वेत पताकाएं यहाँ लगाई जाती हैं। ये 108 होती हैं। रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। कवि लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। धर्मचक्र अर्थात प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नार्गे ने कटाओ के बारे में बताया कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। इसका उत्तर है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्मचक्र है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक जैसी हैं। प्रश्न संख्या 6 है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। इसका उत्तर है, जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी। वह उस क्षेत्र से सुपरिचित था। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। उसमें प्रायः गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं। एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वह नार्गे में सम्यक रूप से थी। गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय करने में वह समर्थ था। गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित कर रहा था। एक सुयोग्य गाइड
क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील होता है। यह गुण भी नार्गे में था। नार्गे पर्यटकों से इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियां विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। घाटियां गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं। वादियां चौड़ी होने लगती हैं, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? इसका उत्तर है, लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर वह बहती धारा बनकर बहने लगी हो। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे और इस झरने की पुकार सुनती रहे। प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार अनुभव हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। प्रश्न संख्या 9 है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? इसका उत्तर है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर और कोमल काया वाली पहाड़ी औरतों के दृश्य ने झकझोर दिया। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से अलग कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। यह विचार उसके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। लेखिका ने जब कड़कड़ाती ठंड में फौजियों को पहरा देते हुए देखा तो इस दृश्य ने भी लेखिका को झकझोर दिया। प्रश्न संख्या 10 है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? उल्लेख करें। इसका उत्तर है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्नलिखित लोगों का योगदान होता है। पहला, वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं। वहाँ के स्थानीय गाइड जो क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी रखते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बात करते हैं। वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते हैं, उत्साह से भरपूर होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। इसका उत्तर है, किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है। आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग आते हैं। अपनी युमथांग की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए रास्ते बना रही हैं।
इससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसका सीधा प्रभाव देश की प्रगति पर पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका उत्तर है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है। शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषित किया जा रहा है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा गया धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह मौसम में परिवर्तन हो रहा है और ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने में हम सहयोग दे सकते हैं। वृक्षों को न काटें और न काटने दें। यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करें। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें। पॉलीथीन, अवशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में न जाने दें। प्रश्न संख्या 13 है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल की कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लाइव में बर्फ देखने को मिल जाएगी। एक सिक्किमी युवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिलेगी। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। इस कारण पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित हो रही है। महानगरों में सांस लेने के लिए शुद्ध हवा का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर तथा उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही हैं। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। प्रश्न संख्या 14 है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है कि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं है। कटाव में दुकान न होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित रहती है, इसलिए यहाँ की सुंदरता बची हुई है। जिस प्रकार दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता समाप्त होती रही है, वैसे ही कटाव की सुंदरता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए कटाव में दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। प्रश्न संख्या 15 है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका उत्तर है, प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है। हिमाच्छादित पर्वत शिखर गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांवों में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती हैं और अंततः सागर में जाकर मिल जाती हैं। सागर से जलवाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जलचक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था की है। प्रश्न संख्या 16 है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? इसका उत्तर है, देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं में जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। कड़कड़ाती ठंड में जहां तापमान माइनस में चला जाता है, जहां पेट्रोल को छोड़ सब कुछ जम जाता है, वहां फौजी तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें,
उनके परिवार के प्रति सम्मान का भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके परिवार के कार्यों में सहयोगी बने, उन्हें अकेलेपन का अनुभव न होने दें तथा उन्हें निराशा से बचाएं। ये थे पाठ साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्नों के उत्तर। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।